मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां नार्विक के सोल्जर्स छुट्टियां मनाने अपने घर वापस आते हैं। इन्हीं सोल्जर्स में से एक गुन्नार तोपते था जिसे सबसे ज्यादा अपने घर वापस लौटने की खुशी थी, क्योंकि आज उसके बेटे का जन्मदिन था। पर वापस लौटने पर उसे बताया जाता है कि उसकी और बाकी सोल्जर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। गुन्नार निराश होकर अपने मेजर सिगर्ड ओमडाल से अपने घर लौटने की इजाजत मांगता है, पर मेजर मना करते हैं। तो गुन्नार उन्हें बताता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है। इस बात को सुनने के बाद मेजर गुन्नार को घर लौटने की इजाजत देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वो आधी रात तक बेस पर वापस आ जाएगा। गुन्नार खुश था। उसने अपने सामान को अपने दोस्तों को सौंप दिया और हाथ में तोहफा लेकर घर चला गया। उसकी पत्नी इंग्रिड एक होटल में नौकरी करती थी और साथ ही वो वहाँ की ट्रांसलेटर भी थी। उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों के लिए एक बैठक में नार्विक मेयर को ट्रांसलेट किया, जहाँ मेयर ने जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन दोनों से नॉर्वे से जाने और वहाँ के नागरिकों को कोई नुकसान न पहुँचाने की मांग की थी। मेयर की बातों को ट्रांसलेट करते वक्त इंग्रिड की नजर अपने पति की एक झलक पर पड़ती है। बैठक के खत्म होते ही वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है और अपने पति से मिलने बावर्ची खाने में चली जाती है। गुन्नार और इंग्रिड एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। भले ही गुन्नार को आधी रात में ही वापस जाना था। उनका घर होटल के बिल्कुल पीछे था जिसमें इंग्रिड नौकरी करती थी, जहाँ गुन्नार अपने छोटे बेटे को अपने दादाजी के साथ समय बिताते हुए पाता है। गुन्नार के पिता उसे सलामत घर वापसी पर देखकर बहुत खुश थे, पर उससे ज्यादा खुश गुन्नार का बेटा ओला था, जिसे उसकी मनपसंद ट्रेन तोहफे में उसे मिली थी। गुन्नार ने ओला को अपनी टॉय ट्रेन के लिए एक छोटा शहर बनाने में मदद की। अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताने के बाद गुन्नार वापस जाने के लिए तैयारी करता है। इंग्रिड धमाके की आवाज से जाग जाती है। गुन्नार अपने घर से बेस पर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में ही नॉर्वेजियन सैनिकों में शामिल हो जाता है, लेकिन रास्ते में उनका सामना जर्मन के सैनिकों से होता है। कर्नल बातचीत के लिए आगे जाते हैं और कुछ देर की बातचीत के बाद नॉर्वेजियन सैनिक देखते हैं कि कर्नल ने जर्मन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। कर्नल वापस आकर सभी सैनिकों को अपने बेस पर वापस जाने का हुक्म देता है, लेकिन मेजर हार नहीं मानते हैं और वो अपने सैनिकों को जर्मन पर हमला करने की तैयारी के लिए सबको वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। पर डरे हुए सैनिक वापस भाग जाते हैं और डेयरिंग सैनिक मेजर के साथ, जिनमें गुन्नार भी शामिल था। मेजर जानते थे कि अगर उन्होंने बगावत की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मेजर गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, बल्कि वो अपने मुल्क से जर्मन्स को खदेड़ना चाहते थे। इस बीच इंग्रिड होटल में जर्मन प्रतिनिधि को शांत रखने की कोशिश करती है। उसके पास जर्मनों से नफरत करने की एक वजह भी थी, पर फिर भी उसने उनकी मेहमान नवाजी करना जारी रखा, क्योंकि उसका मानना था कि होटल के मेहमानों की सेवा करना उसका काम है। इंग्रिड ने जर्मन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाकर अंग्रेजी प्रतिनिधियों को होटल से भागने में उनकी मदद की, क्योंकि वो उन्हें होटल में नहीं रख सकती थी। इसलिए उसने उन्हें जंगल में बने एक कैबिन में छिपने को कहा, जहाँ कोई खतरा नहीं था। उसने अंग्रेज की मदद इसलिए की क्योंकि वो जानती थी कि अंग्रेज अपने देश से जर्मनी को भगाने में उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए वो उनकी मदद करके अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी। लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। वो अपने बेटे के साथ नॉर्वे से भागने का फैसला करती है। असलक इंग्रिड और उसके बेटे को स्वीडन जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। नॉर्वेजियन कंपनी मेजर ओमडाल की अगुवाई में नॉर्डल पुल को बम से उड़ाने की तैयारी करती है। स्वीडन से नार्विक तक लोहे को लाने के लिए इसी रेल लाइन का इस्तेमाल किया गया था, और जर्मनों को नार्विक पर कब्जा करने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि इस नॉर्डल पुल को बम से उड़ा दिया जाए। गुन्नार ने आफ्टेन लाइनों पर काम किया था, इसलिए उसे पुल के नीचे छिपे डायनामाइट को खोजकर निकालने के लिए उसे बुलाया जाता है, जिसे पुल को उड़ाने के लिए बनाया गया था। और उनको अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए डायनामाइट को खोजना बहुत जरूरी था। लेकिन गुन्नार को नहीं पता था कि डायनामाइट पुल के किस हिस्से पर रखा गया था, पर ये बात गुन्नार के पिता को पता था। इसीलिए उन्होंने डायनामाइट का पता लगाने के लिए गुन्नार के पिता से मदद मांगी। गुन्नार के पिता असलक गुन्नार को बताते हैं कि उन्होंने इंग्रिड और ओला को स्वीडन जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया था, जो पुल से गुजरेगी। इस खबर को सुनने के बाद गुन्नार के कदम
डगमगाने लगते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन में इंग्रिड बैठी थी वो ट्रेन इसी पुल से गुजरने वाली थी। गुन्नार डायनामाइट को खोज निकालता है। कंपनी को पुल पर कुछ हलचल मिलती है तो उन्हें लगता है कि जर्मन उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन गुन्नार पुल पर नागरिकों को चलते हुए देखता है, जहाँ उसे इंग्रिड और ओला भी मिलता है। इंग्रिड बताती है कि जर्मनों ने पूरी ट्रेन खाली करा दी थी और फिर उन्हें आगे के रास्ते को पैदल ही तय करने को बोला गया था। गुन्नार मिशन को पूरा करने से पहले अपने परिवार को वहां से वहां बनी सुरंग में जाने को बोलता है। उसके बाद गुन्नार पुल के चारों तरफ डायनामाइट लगा देता है, लेकिन इसी बीच जर्मनों ने उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दी। तो पुल को डायनामाइट से उड़ाने के लिए सैनिक जल्द ही उसमें आग लगा देते हैं, लेकिन गुन्नार के पास इतना समय नहीं बचा था कि वो पुल से उतर पाए, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो पुल से कूद जाता है। लेकिन जल्द ही जर्मन उसे पकड़ लेते हैं। कंपनी पुल को डायनामाइट से उड़ा देती है, लेकिन गुन्नार दुश्मनों से नहीं बच पाया था। इंग्रिड और ओला को जर्मन सैनिकों ने उन्हें उनके घर वापस भेज दिया था। इंग्रिड के साथ जर्मन का नरमी से पेश आना उसकी खुद की भाषा थी, क्योंकि वो जर्मनों के लिए एक ट्रांसलेटर थी। मेयर के साथ जर्मन की बातचीत के लिए भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्रिड को बुलाया जाता है। जर्मनों को भरोसा था कि अंग्रेज नार्विक में पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने नार्विक पर उनसे पहले कब्जा कर लिया था। जबकि मेयर अपने लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान थे, जबकि जर्मन चाहते थे कि मेयर हमेशा की तरह शहर को चलाना जारी रखें। मेयर और जर्मन अधिकारियों के चले जाने के बाद कौंसल वेसो से इंग्रिड के चिंतित चेहरे को कौंसल वेसो ने इंग्रिड के चेहरे की परेशानी की वजह पूछी। तब इंग्रिड बताती है कि उसका पति गुन्नार पुल पर बमबारी करने में शामिल था, जिसकी वजह से जर्मनों ने उसे पकड़ लिया था। कौंसल वेसो उसके योगदान को देखते हुए उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो डायरेक्टर के साथ इस विषय पर बात करेंगे। बियॉर्ग इंग्रिड के पास आकर उसे बताती है कि अंग्रेजी कौंसिल उससे मिलना चाहते हैं। वो मिलना नहीं चाहती थी, पर उसकी मजबूरी उसका पति गुन्नार था और शायद इसलिए इंग्रिड अंग्रेजों से मिलने जाती है अपने पति की मदद के लिए। लेकिन कौंसिल की शर्त थी कि वो उसकी मदद तब कर सकते हैं जब वो उनके लिए उस नक्शे को लाकर दे जिस नक्शे में जर्मन के तोपखानों का पता है, क्योंकि जर्मन के पास एक सबसे पावरफुल नेवी है। जब तक उन्हें उनके तोपखानों का पता नहीं चलेगा, तब तक अंग्रेज नॉर्वेजियंस की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। काउंसिल की बातों को मानकर इंग्रिड होटल में जाकर अपने डेली के काम पर लग जाती है, पर इस बार वो उनकी बातों पर ज्यादा गौर कर रही थी। पर तभी अचानक अंग्रेज जर्मन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। इंग्रिड अपने पिता और बेटे को लेकर हमले से बचने के लिए बेसमेंट में जाकर छिप जाती है, जहां बाकी नार्विक छिपे थे। बमबारी खत्म होने के बाद असलग और इंग्रिड बेसमेंट से निकलकर सीधे होटल में जाती है, जहां जर्मन अपने घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे। इंग्रिड जब घायल जर्मन सैनिकों की मदद करने के लिए सोचती है तो असलग उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि जिन्होंने उनके शहर को बर्बाद कर दिया उनकी मदद उसे नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी वो असलग की बातों को इग्नोर करके उनकी मदद करती है। वैसो के वहाँ आने पर वो अपने पति की मदद की सिफारिश के बारे में उससे पूछती है, तो वैसो बताता है कि उन्होंने जनरल से बात की थी, पर हालातों का हवाला देकर उन्होंने उसे मना कर दिया। काउंसिल वैसो की बातें सुनने के बाद उसे वही करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती थी। वो मौका देखकर घायल सैनिकों के लिए कंबल लाने के बहाने उस नक्शे को कॉपी कर लेती है, जिस नक्शे को लाने के लिए अंग्रेजों ने उसे कहा था। नक्शे की कॉपी अंग्रेजों को देने के बाद वो होटल में बसे जर्मनों का पता बताती है। अंग्रेज उसे बताते हैं कि वो जल्द ही जर्मन्स को नार्विक से उखाड़ फेंकेंगे। अंग्रेज इस मिली खबर को अपने हेडक्वार्टर पर बताते हैं। हालांकि रात को अपने घर जाते वक्त वो तब घबरा जाती है जब उसे अपनी पहचान को साबित करना पड़ता है। पर घर के अंदर जाने से पहले ही अंग्रेज उस जगह पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं, जिस जगह की जानकारी इंग्रिड ने अंग्रेजों को दी थी। ताबड़तोड़ धमाके उसके घर पर होने की वजह से असलग की मौत हो जाती है और वहीं उसका बेटा ओला भी काफी घायल हो जाता है। इंग्रिड ने जर्मन के ठिकाने के बारे में बताने से पहले ये नहीं सोचा था कि अंग्रेजों को नार्विकों की जान की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उनका टारगेट था जर्मनी को नार्विक से खदेड़कर खुद को उस पर कब्जा करना। इंग्रिड की इस गलती का खामियाजा उसके पिता और बच्चे को भुगतना पड़ता है। एक महीने बाद हम देखते हैं
कि जर्मनों ने नार्वे को चारों ओर से घेर लिया था। वहीं फ्रेंच और पोलिश देशों ने उत्तर और दक्षिण दिशा से हमला करना शुरू कर दिया था। अब नॉर्वेजियन के पास एक ही रास्ता था कि वो सबसे पहले पहाड़ों में बसे जर्मनों को वहां से खदेड़े। जर्मन गोली और बारूद को पकड़े गए नॉर्वेजियन की मदद से पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। इतनी ठंड की वजह से गुन्नार और बाकी साथियों की हालत बहुत खराब हो जाती है, पर चाह कर भी वो नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अगर वो रुकते हैं तो वो जर्मन की गोलियों का शिकार बन जाएंगे। जंग की जगह पर पहुंचकर सारे जर्मन सैनिक अपना खाना खाते हैं, पर नॉर्वेजियन सैनिकों को वो कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। गुन्नार जर्मन के बचे खाने को बड़ी गौर से देखता रहता है। तभी अंग्रेज जर्मन्स पर हमला कर देते हैं और गुन्नार मौका देखकर उसी खाने को उठाकर खाने लगता है, जिसे वो बड़ी गौर से देख रहा था। नॉर्वेजियंस आपस में बात करते हैं कि शहर में जर्मन्स की बम के धमाके से एक बच्चे के सामने उसके दादाजी की मौत हो गई थी, जो तोफते था। गुन्नार तोफते सुनकर बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता असलक थे, जो जर्मन के हवाई हमले की वजह से मारे गए थे। गुन्नार कुछ बोलता उससे पहले ही उनके नजदीक एक बम गिरता है, पर कैसे भी उठकर अपने बेटे के बारे में वो पूछता है, पर उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। जर्मन नॉर्वेजियन सैनिकों को भागता देख उन्हें गोलियों से भूनने लगता है, तो गुन्नार उन्हें बचाने के लिए उन पर झपटता है। जर्मन गुन्नार पर गोली चलाते, पर उससे पहले ही फ्रांसीसी वहाँ आकर गुन्नार की जान बचाते हैं। गुन्नार अपनी अधमरी हालत में बंदूक उठाकर फ्रांसीसी के साथ मिलकर जर्मन सैनिकों को मार गिराता है, पर उसे मारे गए सैनिकों में से एक के पास उस सैनिक के परिवार की, यानी उसकी बेटी और पत्नी की और बीवी की फोटो मिलती है। गुन्नार भी घबरा जाता है, ये सोचकर कि अब पता नहीं उसकी बीवी और बेटे और बेटा जिंदा है भी या नहीं। गुन्नार पहाड़ पर चढ़कर अपने घर की ओर देखने लगता है, जो इस समय जंग की आग में झुलस रहा था। गुन्नार अब हिम्मत हार चुका था और वो अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों के लिए नार्विक जाने के लिए मेजर से बोलता है, पर मेजर उसका हौसला बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वो जंग के खत्म होते ही अपने शहर चले जाएंगे। मेजर गुन्नार को उठाते हैं और आगे की जंग को खत्म करने के लिए नॉर्वेजियन सैनिकों को बोलते हैं। जंग को एक हफ्ते बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नार्विक के नागरिक जर्मन और ब्रिटिश की गोलीबारी के बीच फंस गए हैं। इंग्रिड अपने बेटे ओला के जख्म को साफ करके उसे दवा देकर उसकी पट्टी करती है। तभी बियॉर्क वहाँ आकर इंग्रिड को बताती है कि जर्मन हर घर में घुसकर अंग्रेजों की तलाशी कर रहे हैं, और बियॉर्क उसे बताती है और उसे जर्मन काउंसिल के पास जाने को बोलती है। बियॉर्क को डर था कि कहीं जर्मन्स को ये ना पता चल जाए कि अंग्रेजों को जंगल में बने कैबिन में उसने छिपाया है। इंग्रिड अपने बेटे की देखभाल के लिए बियॉर्क को वहाँ छोड़कर खुद काउंसिल के पास जाती है, और काउंसिल वैसो को मेयर की बातें ट्रांसलेट करती है। वैसो को शक था कि मेयर ने काउंसिल रोज यानी अंग्रेजों की मदद की थी, पर मेयर का कहना था कि वो अंग्रेजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वैसो मेयर को चेतावनी देते हैं कि अगर कल तक अंग्रेज काउंसिल नहीं पकड़े जाते हैं तो जर्मन उसे गद्दार घोषित कर देंगे। अपने काम को खत्म करने के बाद इंग्रिड अपने बेटे के पास आ जाती है। रात की बमबारी के बीच में इंग्रिड देखती है कि उसका बेटा होश में नहीं है। वो इसी बमबारी के बीच अपने बेटे को लेकर होटल में जाती है, जहाँ काउंसिल वेसो थे। वो वेसो से अपने बच्चे को मदद की भीख मांगती है, पर वेसो उसे बताते हैं कि उनके पास इतने डॉक्टर नहीं हैं कि वो अपने सैनिकों के इलाज को रोककर उसके बेटे का इलाज करें। इंग्रिड अपने किए गए जर्मन के लिए काम का हवाला देती है, पर काउंसिल वेसो नहीं मानते हैं और फिर अपने बेटे को बचाने की मजबूरी की वजह से उसे वही करना पड़ता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इंग्रिड अंग्रेज काउंसिल के बारे में बता देती है कि वो कहाँ छिपे हैं ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। वैसो काउंसिल के बारे में जानने के बाद इंग्रिड के बेटे का इलाज करवाता है, क्योंकि अंग्रेज काउंसिल की वजह से जर्मन के ठिकानों का पता अंग्रेजों को पता चल रहा था, और इसलिए अंग्रेज सटीक बमबारी उन पर कर रहे थे। इलाज के दौरान बियॉर्क आकर बताती है कि अंग्रेज काउंसिल पकड़ लिए गए हैं, पर बियॉर्क डॉक्टर को वहाँ देखकर कुछ समझ नहीं पाई थी कि आखिर इस जंग के बीच में डॉक्टर कैसे वहाँ पर आ गए। तब इंग्रिड बियॉर्क को सब बताती है कि उसने अंग्रेजों के बारे में बताया था, पर उसने उसका नाम नहीं बताया था। जंग के 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि नॉर्वेजियन और फ्रांसीसी सैनिक मिलकर नार्विक की आजादी के लिए आगे बढ़ते हैं। मेजर गुन्नार को एक टास्क देते हैं
जिसमें उसे गुफा के अंदर छिपी जर्मन की तोपों को उड़ाना होगा। जब उसे सिग्नल दिए जाएं, तब गुन्नार अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हानसेन की बिना नहीं, गोलियों की बौछार से सब डर कर वापस भागने लगते हैं। पर मेजर उन सबको रोक कर लड़ने को बोलते हैं, और फिर भी अगर कोई भागा तो मेजर खुद उसे गोली मार देंगे। गुन्नार गुफा के अंदर जाने के लिए पीछे का रास्ता चुनता है और जर्मन सैनिकों को एक एक करके ढेर करता हुआ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है, और अंदर जाकर गुन्नार उस तोप को अपने डायनामाइट से उड़ा देता है। और फिर इस खबर को वो मेजर को बताता है। कौंसिल वैसो जाने से पहले इंग्रिड से मिलते हैं और उसके किए गए काम के लिए इंग्रिड का शुक्रिया करते हैं। वैसो उसे बताते हैं कि वो लोग नार्विक को खाली कर रहे हैं। कौंसिल वैसो इंग्रिड को बताते हैं कि उसके पति की मौत हो चुकी है, और इस बात की सच्चाई दिखाने के लिए वैसो उसे जंग में शामिल कैदियों की लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें गुन्नार का नाम कटा था। जर्मन कौंसिल इंग्रिड को अपने साथ बर्लिन ले जाने की पेशकश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब अकेली है, और एक वजह थी कि वो जानता था कि उसका देश जर्मन नार्विक पर हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा था। इंग्रिड वेसो के प्रस्ताव को मना कर देती है और अपने बेटे के पास चली जाती है। होटल की ऑनर इंग्रिड को अपने बेटे के साथ नार्विक को छोड़कर जाने की सलाह देती है। पॉली उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि उसके सफर में कुछ काम आ सके। इधर गुन्नार फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाता है। गुन्नार अपनी बीवी की तस्वीर निकालकर उसे याद करने लगता है, और 28 मई 1940 को नॉर्वेजियन कंपनी जर्मन को खदेड़ने के बाद अपने अपने घर लौटते हैं। वहीं रास्ते में गुन्नार इंग्रिड के बारे में बियॉन्ड से पूछता है, पर वो उसका उल्टा जवाब देती है। गुन्नार अपने घर पहुंचता है, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इंग्रिड जब अपने घर से बचे सामान को बटोर रही थी, तभी उसकी मुलाकात गुन्नार से होती है। वो चौंक जाती है जब वो गुन्नार को दरवाजे पर खड़ा देखती है, क्योंकि वेसो ने उसे बताया था कि गुन्नार मर चुका है। गुन्नार अपने बेटे को लेकर जश्न मनाने के लिए बाहर चलने को बोलता है, तो ओला उसे बताता है कि उसकी आंटी पॉली ने उनसे शहर को छोड़कर चले जाने को बोला है। तब गुन्नार को पता चलता है कि जिस देश के लिए वो अपनी जान पर खेल रहा था, उसी देश के साथ इंग्रिड ने गद्दारी की थी। लेकिन इंग्रिड को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार उसने वही किया जो उसे अपने बेटे की हिफाजत के लिए करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने बेटे ओला को मरने नहीं दे सकती थी, जब वो जानती थी कि उसे बचाने का एक ही तरीका था, भले ही इसका मतलब उसके देश के खिलाफ जाना ही क्यों न हो। इसीलिए गुन्नार इंग्रिड को गद्दार मानने लगता है, और एक झगड़े के बाद इंग्रिड शहर को छोड़कर जाने लगती है। गुन्नार की नजर जर्मन के जहाजों पर पड़ती है, जो नार्विक पर बम बरसाने आ रहे थे। गुन्नार फिर से अपनी कंपनी में शामिल हो जाता है और अपनी बीवी को जाता हुआ देखता रहता है। लेकिन गुन्नार अपने परिवार को जाता देख अपने लड़ने का फैसला बदल देता है, क्योंकि अंग्रेज नार्विक को छोड़कर चले गए थे और फ्रांसीसी अपने देश की हिफाजत के लिए जा रहे थे। इसलिए उसने भी शहर को अपनी बीवी बच्चों के साथ छोड़ने का फैसला किया था। इस बार गुन्नार ने वीरता की परवाह नहीं की थी, क्योंकि अब वो चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ रहे, और गुन्नार अपने परिवार के साथ अपने देश को छोड़ देता है। नॉर्वे की स्ट्रेटेजिक ग्राफिकल सिचुएशन ने ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की दिलचस्पी बढ़ा दी थी। दोनों देशों ने नॉर्वे पर जमीनी दबाव डाला और उस पर हमला करने का फैसला किया था। जर्मनी और ब्रिटेन ने इस पर कब्जा करने के लिए नॉर्वे को हासिल करना चाहा, लेकिन जर्मनी नॉर्वे में पहले ही पहुंचने में कामयाब रही थी, क्योंकि नॉर्वे एक बंदरगाह शहर था और स्वीडिश आयस के लिए सबसे मुख्य था। इसलिए इस पर दोनों देश कब्जा करना चाहते थे, जबकि जर्मन नॉर्वे पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्री हमला शुरू कर दिया था, और वहीं नॉर्वेजियन सैनिकों ने जर्मनों के लिए खतरा पैदा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने नोर्डल पुल को बर्बाद कर दिया था। लेकिन तमाम नाकामयाबी के बाद भी जर्मन डटे रहे। लेकिन फ्रांस के साथ हुई घटनाओं के बाद से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक पीछे हट गए थे। 8 जून 1940 को नॉर्वे की सेना को अपने हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नॉर्वे के साथ बिना किसी बातचीत के अंग्रेज और फ्रांसीसी को नॉर्वे से हटना पड़ा था। नॉर्वे की जंग को हिटलर की पहली हार माना जाता है, भले ही ये थोड़े समय के लिए थी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।